हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आपके प्रीवियस सेट से लिए गए हैं और कुछ क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो जो है वो अंत तक देखना है और यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ठीक है, चलिए आज की क्लास स्टार्ट की जाए। सबको ही लाइव जुड़ जाइए। जो जो स्टूडेंट लाइव आ गए हैं आप लोग भी अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी लाइव आ जाए और आज की क्लास स्टार्ट की जाए। जल्दी से शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स। चलिए गाइस, पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। क्वेश्चंस को अच्छे ढंग से पढ़िएगा, आप फिर आंसर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है निम्न में से पादप हार्मोन नहीं है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए प्लांट हार्मोन। जल्दी से बताइए क्या ऑप्शन होगा। पहला ऑप्शन है ऑक्सिन्स, दूसरा ऑप्शन है जिब्रेलिन्स, तीसरा ऑप्शन है साइटोकाइनेन्स, चौथा ऑप्शन है कैल्शियम। तो जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिए। बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन है, सब किसी का सही होना चाहिए। तो जल्दी बताइए कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए प्लांट हार्मोन। तो जी हाँ, आंसर क्या हो जाएगा। वेरी गुड, ऑप्शन डी है ना। कैल्शियम जो है ये हमारा पादप हार्मोन नहीं है। तो आइए अब इससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं, हार्मोन से संबंधित कुछ विशेष जानकारी देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि हार्मोन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था या हार्मोन शब्द की खोज किसने की थी। ठीक है, तो हार्मोन की खोज किसने की थी तो आप लोग को मालूम होना चाहिए, स्ट्रेलिंग। ठीक है, इन्होंने ही हार्मोन की खोज की थी। कब की थी भैया, तो 1906 ईस्वी में की थी। ठीक है, और हार्मोन को क्या बोलते हैं हम लोग, तो इसको बोलते हैं वृद्धि नियंत्रक पदार्थ। ठीक है, हार्मोन को हम लोग वृद्धि नियंत्रक पदार्थ के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि वृद्धि नियंत्रक पदार्थ किस नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, तो हार्मोन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब बेसिकली ऑक्सिन्स ये क्या है, पादप हार्मोन है। जिब्रेलिन्स ये भी पादप हार्मोन है। साइटोकाइनेन्स ये भी पादप हार्मोन है। तो देखिए ऑक्सिन का क्या काम होता है। ऑक्सिन्स का काम होता है, ये जो हार्मोन है ये तने की वृद्धि में हेल्पफुल होता है। जिब्रेलिन्स की बात करें तो ये हार्मोन पौधों की लंबाई में सहायक होते हैं। साइटोकाइनेन्स तो ये हार्मोन जो है पौधों के अंग के निर्माण एवं नियंत्रित करने में हेल्पफुल साबित होते हैं। और जो कैल्शियम है ये कोई हार्मोन नहीं है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। समझ गए, तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, यहाँ पर पूछा ये गया है कि माइक्रोबायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है। बताइए, अरस्तु को, थियोफ्रास्टस को, हिप्पोक्रेटस को या ल्यूवेनहॉक को। जल्दी से बता दीजिए माइक्रोबायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है। हु इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। जल्दी से बताइए, जल्दी से इसका आंसर दीजिए सब स्टूडेंट्स। तो वेरी गुड, किसको कहा जाता है जी, तो ल्यूवेनहॉक को, यानी ऑप्शन डी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए, यानी माइक्रोबायोलॉजी के जनक के रूप में हम लोग ल्यूवेनहॉक को जानते हैं। ये वही ल्यूवेनहॉक है जिन्होंने जीवाणु की खोज की है ना। अब चलिए, अब आप लोग बताइए विषाणु की खोज कौन किए हैं। ये भी मैं बता चुका हूँ बहुत सी वीडियोस में, बट मैं जानना चाहता हूँ कितने स्टूडेंट्स को मालूम है कि विषाणु की खोज किसने की है। जल्दी से आंसर दीजिए, मैं ऑप्शन नहीं दूंगा। जल्दी से आप सभी को आंसर देना है। विषाणु की खोज किसने की। हु डिस्कवर्ड वायरस। जल्दी बताइए। तो वेरी गुड, किसने की, इवानोवस्की है ना। इवानोवस्की ने विषाणु की खोज की थी। चलिए अब देख लेते हैं अरस्तु। ठीक है, तो अरस्तु यानी जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान के जनक के रूप में हम लोग किसको जानते हैं जी, तो अरस्तु जी को जानते हैं, है ना। अब थियोफ्रेटस तो वनस्पति शास्त्र है ना, पूछ लेता है कभी कभी आपसे वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है जी, तो थियोफ्रेटस को, है ना। वनस्पति शास्त्र का जनक जो है किसे कहा जाता है, तो थियोफ्रेटस को कहा जाता है। चलिए अब बताइए आप लोग,
चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? सब स्टूडेंट इस क्वेश्चंस का आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में, जल्दी बताइए, मैं देख रहा हूँ। चिकित्सा शास्त्र के जनक के रूप में हम लोग किसको जानते हैं? जल्दी से बताइए, चिकित्सा शास्त्र के जनक के रूप में हम लोग किसको जानते हैं? चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? वेरी गुड, किसको कहा जाता है जी? तो हिप्पोक्रेटस को। समझ गए? चलिए बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस आप सभी के स्क्रीन पर है। हु इज कंसीडर्ड द फर्स्ट एनिमल, है ना, यानी प्रथम जंतु किसे माना जाता है? जल्दी से बताइए। पहला ऑप्शन है कवक, दूसरा ऑप्शन है शैवाल, तीसरा ऑप्शन है आर्थ्रोपोडा, चौथा ऑप्शन है प्रोटोजोआ। कवक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो फंगी बोलते हैं, है ना। शैवाल को एल्गी बोलते हैं। तो जल्दी से बता दीजिए, आर्थ्रोपोडा को आर्थ्रोपोडा ही बोलते हैं, प्रोटोजोआ को प्रोटोजोआ ही बोलते हैं। जल्दी से बता दीजिए प्रथम जंतु जो है किसे माना जाता है? तो वेरी गुड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी प्रोटोजोआ, है ना। तो प्रोटोजोआ जो है बेसिकली दो शब्द से मिलकर बना है। कौन कौन से? एक है प्रोटो और दूसरा शब्द कौन सा है? जोन। तो प्रोटो का मतलब होता है प्रथम और जोन का मतलब होता है जंतु, है ना। तो इस समुदाय यानी प्रोटोजोआ समुदाय के जंतु को हम लोग क्या कहते हैं जी? प्रथम जंतु के नाम से जानते हैं। तो इस समुदाय में कितने जंतु आते हैं? जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊं मैं आपको, तो एक आ गया आपका अमीबा, है ना, ये भी प्रोटोजोआ का एक उदाहरण है। प्लाज्मोडियम, ठीक है, ये सब क्या है? ये सब प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, इस समुदाय में आते हैं। समझ गए ना? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अच्छा, यहाँ से आप लोग एक दो क्वेश्चन ये भी जान लो। आर्थ्रोपोडा क्या है? ये पता है? ये प्राणी जगत का सबसे बड़ा मतलब बोल सकते हो जीव है, ठीक है, यानी संघ है। प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो आर्थ्रोपोडा है। और शैवाल, शैवाल जिसको हम लोग एल्गी बोलते हैं, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लेता है, शैवालों का अध्ययन किसमें किया जाता है? जल्दी से बताइए, सब किसी को बताना है। शैवालों का अध्ययन किसमें किया जाता है? चलो ऑप्शन दे दूं, ऑप्शन दे देता हूं। पहला ऑप्शन है फाइकोलॉजी, दूसरा ऑप्शन है माइकोलॉजी। जल्दी से बता दीजिए, शैवालों का अध्ययन किसमें किया जाता है? फाइकोलॉजी में किया जाता है या माइकोलॉजी में किया जाता है? जल्दी से बता दीजिए। तो वेरी गुड, शैवालों का अध्ययन किस में किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में किया जाता है, ठीक है, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी में किया जाता है। क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेता है, द स्टडी ऑफ फाइकोलॉजी, तो क्या हो जाएगा? सवाल हो जाएगा। अब बताइए कवकों का अध्ययन किस में किया जाता है जी? जल्दी से बताइए, कवकों का यानी फंगीज का अध्ययन, द स्टडी ऑफ फंगी, किस में किया जाता है? जल्दी से बताइए, कवकों का अध्ययन किस में किया जाता है? तो वेरी गुड, माइकोलॉजी, ठीक है। ये क्वेश्चंस पूछा गया इसलिए मैं इस क्वेश्चंस को बता दिया। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस आप सभी के स्क्रीन पर है। बताना है आपको, हाउ मैनी चेम्बर्स आर देयर इन द हार्ट चैम्बर्स ऑफ द फिश, यानी मछली के हृदय कक्ष में कितने चेम्बर्स होते हैं? बताइए, सब किसी को बताना है। 4 होते हैं, 3 होते हैं, 2 होते हैं या 1 होते हैं? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो आप लोग बता दीजिए इसका आंसर। मछली के हृदय कक्ष में कितने चैम्बर होते हैं जी? वेरी गुड, कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। समझ गए? तो मछली के हृदय कक्ष में मछली का हृदय जो है ना 2 कक्ष में विभाजित होता है। और मछली के हृदय में जो है ना गाइस, अशुद्ध रक्त जो है वो प्रभावित होता है। ये भी आप लोग याद रखना, अशुद्ध रक्त प्रभावित होता है किसके? मछली के हृदय में, ठीक है। और विश्व की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? बताने का जरूरत नहीं है, व्हेल शार्क। सबको मालूम है ना, व्हेल मछली जिसमें 32 हाथियों की जान है, वही जो है सबसे बड़ी मछली है। समझ गए? चलिए बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। जल्दी से बताइए, बढ़े अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। कोई डाउट्स आप लोगों को? अच्छा हाँ, एक आप चीज़ बताओ, मनुष्य का भी पूछ लेता है। ये तो मैं बता चुका हूँ, ऐसे बहुत बार बता चुका हूँ, फिर भी आप लोगों को बताना है। मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? जल्दी बताइए, मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? कितने कोष्ठ होते हैं? जल्दी से बताइए।
कोई ऑप्शन नहीं दूंगा, आप सबको बताना होगा। जल्दी बताइए। मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? वेरी गुड, कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। ठीक है, सबको मालूम है। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस आप सभी की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ सनस्पॉट, यानी सूर्य के धब्बों का तापमान कितना होता है। देखना इस क्वेश्चंस में मोस्टली स्टूडेंट्स कंफ्यूज करेंगे, मैं जानता हूं प्रत्येक स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूज करेंगे, बहुत ही कम स्टूडेंट जो है इस क्वेश्चंस का राइट आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो मुझे यही देखना है कौन कौन इसका राइट आंसर दे पाता है। ठीक है, जल्दी से बताइए सूर्य के धब्बे का जो तापमान होता है यानी टेम्परेचर होता है वो कितना डिग्री सेल्सियस होता है। पहला ऑप्शन है 6000 डिग्री सेल्सियस, दूसरा ऑप्शन है 1500 डिग्री सेल्सियस, चौथा ऑप्शन है 4000 डिग्री सेल्सियस, चौथा ऑप्शन है 2000 डिग्री सेल्सियस। जल्दी से बताइए सूर्य के धब्बों का तापमान कितना डिग्री सेल्सियस होता है। वेरी गुड, ठीक है, कितना होता है? तो 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। इसको नोट कर लेना, समझ गए? इसको नोट कर लेना, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। तो अब यहाँ स्टूडेंट कंफ्यूज कहाँ किए होंगे, तो उन्होंने जो है 6000 डिग्री सेल्सियस आंसर दिया होगा, जो कि गलत है ना। यानी यहाँ पर पूछा क्या गया है, सूर्य के धब्बों का तापमान पूछा गया था, तो इसका आंसर जो है 1500 डिग्री सेल्सियस होगा। यदि आपसे पूछता सूर्य की सतह का तापमान कितना है, तब आपका जो आंसर है वो कितना होना चाहिए था? 6000 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए था। यहाँ पर तो सतह सरफेस का तो पूछा नहीं था आपसे। ठीक है, आपसे क्या पूछा था? सूर्य के धब्बों का तापमान पूछा था। तो ये क्वेश्चंस में अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं, इसीलिए मैं इस क्वेश्चंस को लिया। ठीक है, तो सूर्य के धब्बों का तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अगर क्वेश्चंस पूछे आपसे सूर्य की सतह का तापमान कितना होगा, तो 6000 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब एक दो क्वेश्चंस आप लोग बता दीजिए। चलिए क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपसे, बताइए। क्वेश्चन है सूर्य में कौन कौन सी गैस जो है रहती है। 2 गैस आप लोग को बताना है जो कि प्रचुर मात्रा में होती है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है। तो जल्दी से बताइए सूर्य में कौन कौन सी गैस जो है विद्यमान होती है, यानी प्रचलित होती है, उसमें रहती है। बताइए सूर्य में कौन सी गैस पाई जाती है। सूर्य में कौन सी गैस पाई जाती है, सब किसी को बताना है। क्वेश्चंस पूछा गया है सूर्य में कौन सी गैस जो है प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। 2 गैसों का नाम आपको बताना है। ठीक है, एक गैस बताने से नहीं होगा, आपको दोनों गैस बतानी है। चलिए वेरी गुड, कौन कौन सी गैस होती है जी? तो हाइड्रोजन और हीलियम, है ना। ये दोनों गैसें जो हैं सूर्य में पाई जाती हैं। तो हाइड्रोजन की जो परसेंटेज है वो कितने परसेंटेज पाई जाती है हाइड्रोजन? तो 71% जो है हाइड्रोजन पाई जाती है। और हीलियम की बात करें तो ये जो है 26.5% पाई जाती है। और जितने अदर्स एलिमेंट है वो कितने रहते हैं? तो वो 2.5 रहते हैं। ठीक है, यानी ये 2 जो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा वीवीआई है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबसे पूछता हूँ मैं, बताइए पृथ्वी के सबसे निकटतम वाला तारा कौन सा है। जल्दी से बताइए, पृथ्वी के सबसे निकटतम वाला तारा बताना है आप लोगों को। जल्दी बताइए पृथ्वी के सबसे निकटतम वाला तारा कौन सा है। जल्दी से बताइए पृथ्वी के सबसे निकटतम वाला तारा कौन सा है। तो वेरी गुड, कौन सा है जी? सन, सूर्य, है ना। यानी पृथ्वी के सबसे निकटतम वाला तारे कौन सा है? सूर्य है। समझ गए। अब एक क्वेश्चन आप लोग बताओ। ठीक है, पृथ्वी से सूर्य की जो औसत दूरी है वो कितनी है? जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। पृथ्वी से सूर्य की जो औसत दूरी है, एवरेज डिस्टेंस है, ठीक है, अर्थ और सूर्य के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस है वही आप लोग को बताना है। कितनी है जी? तो वेरी गुड, कितनी है? तो 15 करोड़ है। ठीक है, ये 15 करोड़ किलोमीटर है। समझ गए ना। चलिए अब एक क्वेश्चंस आप लोग और बता दीजिए, कुछ पूछ लेता है। ठीक है, इसलिए मैं आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, वरना मुझे कोई शौक नहीं था। मैं चाहता हूँ कोई भी चीज़ जब पढ़ा रहा हूँ तो आपसे डीपली पूछूँ। कुछ भी क्वेश्चंस अगर आप लोग को पता भी नहीं है तो मैं उस क्वेश्चंस में डीपली जाऊँ और आपको हर एक चीज़ बताऊँ जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जल्दी से बताइए क्वेश्चन,
क्वेश्चन है सूर्य की सतह का तापमान जो है किस यंत्र से मापते हैं, सब किसी को बताना है। जल्दी से बताइए, सन का जो सरफेस है, सन के सरफेस के टेम्परेचर को मापना होगा तो किस डिवाइस से हम लोग मेजर करेंगे, जल्दी बताइए। सूर्य की सतह को मापने के लिए हम लोग किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो वेरी गुड, क्या हो जाएगा जी, यानी सूर्य की सतह को मापने के लिए हम लोग किस डिवाइस का प्रयोग करते हैं, तो वेरी गुड, पायरोमीटर, है ना, पायरोमीटर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि सूर्य की किरण की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं जी, सूर्य की किरण की तीव्रता मापने के लिए हम लोग किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो ये भी आप लोग नोट कर लेना है, एक्टोमीटर, है ना, एक्टोमीटर का प्रयोग हम लोग करते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस आप सभी की स्क्रीन पर है। व्हाट इज द स्टडी ऑफ ल्यूनर सरफेस कॉल्ड, जल्दी बताइए। यानी क्वेश्चंस का मतलब है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द मून, है ना, यानी चंद्रमा की सतह का अध्ययन क्या कहलाता है, बताइए। व्हाट इज द स्टडी ऑफ ल्यूनर सरफेस कॉल्ड, यानी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द मून क्या कहलाता है, जल्दी बताइए। पहला ऑप्शन है सेलेनोलॉजी, दूसरा ऑप्शन है पेडोलॉजी, तीसरा ऑप्शन है ओशनियोग्राफी, चौथा ऑप्शन है बैक्टीरियोलॉजी। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि इसकी स्टडी को क्या कहते हैं, इसकी स्टडी को क्या कहते हैं, बहुत से, इसका एक अलग ही टॉपिक है, लेकिन मैं जितने भी इम्पोर्टेंट्स हैं आपको बता चुका हूँ, हर वीडियो में मैं बताता हूँ, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, तो उससे बाहर जो है नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा जी, वेरी गुड, क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, यानी सेलेनोलॉजी, है ना। चंद्रमा की सतह का अध्ययन क्या कहलाता है, तो सेलेनोलॉजी कहलाता है। अब जान लेते हैं चंद्रमा के बारे में, तो बताइए, तो आप जल्दी, आपको कुछ क्वेश्चंस का आंसर देना है, मैं पूछूंगा, ठीक है। तो बताइए पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है वो कौन सा है, सब किसी को आंसर देना है, तो जल्दी से बता दीजिए। वेरी गुड, कौन सा है जी, तो चंद्रमा ही है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। और एक क्वेश्चन आपसे और पूछ लिया जाता है, सब किसी को बताना है। क्वेश्चन है चंद्रमा के ग्रेविटी का जो मान है वो पृथ्वी के कितने भाग के बराबर है, यानी चंद्रमा के ग्रेविटी का जो मान है पृथ्वी के कितने भाग के बराबर होता है, सब किसी को बताना है, जल्दी से बताइए। यानी चंद्रमा के ग्रेविटी का मान जो है वो पृथ्वी के कितने भाग के बराबर होता है, तो वेरी गुड, कितने भाग के बराबर होता है, तो 1/6। यानी कहने का मेरा ये मतलब है कि पृथ्वी पर जो वस्तु, यानी अर्थ पे जो वस्तु 60 kg का होगा, वो चंद्रमा पर कितने kg का होगा, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बताइए। यानी कोई भी वस्तु, ठीक है, जो अर्थ पे 60 kg का है, वो मून पे कितने kg का हो जाएगा जी, तो वेरी गुड, कितने kg का हो जाएगा, तो 10 kg का हो जाएगा, ठीक है। यही कहने का मतलब है कि चंद्रमा की जो ग्रेविटी का मान होता है वो पृथ्वी की ग्रेविटी का 1/6 होता है, समझ गए ना। चलिए बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, यहाँ से ये भी जान लीजिए आप लोग, हाँ ये चीज़ नहीं ना बताया तीनों ऑप्शंस को, चलिए तीनों ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार। देखिए पेडोलॉजी, इसमें क्या करते हैं हम लोग, मृदा विज्ञान का अध्ययन, यानी मिट्टी से संबंधित चीज़ों का अध्ययन जो है हम लोग किस में करते हैं, पेडोलॉजी में करते हैं, मृदा विज्ञान का अध्ययन, है ना, समझ गए। और बात करें ओशनियोग्राफी में हम लोग समुद्री का अध्ययन करते हैं, समुद्र के अध्ययन को क्या बोलते हैं, ओशनियोग्राफी बोलते हैं। बैक्टीरियोलॉजी, तो बैक्टीरियोलॉजी से नाम से ही पता चल रहा है, बैक्टीरिया से संबंधित का अध्ययन, यानी जीवाणुओं का अध्ययन जो है हम लोग किस में करेंगे, बैक्टीरियोलॉजी में करेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस आप सभी की स्क्रीन पर है, आपको बताना है व्हाट टेम्परेचर डज हैवी वाटर फ्रीज, यानी भारी जल जो है किस ताप पर जमता है ना, बताइए कितने डिग्री सेल्सियस पे जमेगा, यानी 5.6 डिग्री सेल्सियस पे, या 6.3 डिग्री सेल्सियस पे, या 3.8 डिग्री सेल्सियस पे, या इनमें से कोई नहीं, जल्दी से बता दीजिए, सब किसी को आंसर देना है।
तो वेरी गुड, इसका जो आंसर हो जाएगा यानी भारी जल किस ताप पर जमता है, तो वेरी गुड, कितना 3.8 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो भारी जल जम जाता है। ठीक है, और इस भारी जल का जो रासायनिक फॉर्मूला है वो क्या होता है, जल्दी से आप लोग बता दीजिए, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है रासायनिक जल का। बहुत ही बार मैं बता चुका हूँ, रासायनिक फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला भारी जल का क्या होता है जी, तो D2O, वेरी गुड, D2O, जिसको क्या बोलते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं हम लोग, समझ गए ना। अब इसकी खोज किसने की थी, यानी भारी जल की खोज किसने की थी, ये पूछ लेता है कभी कभी, तो यूरे और वार्सवरन ने। ठीक है, कब की थी, 1932 ईस्वी में की थी। ठीक है, 1932 ईस्वी में की थी, किसने, यूरे और वार्सवरन ने। अब एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक रूप में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो वेरी गुड, किसका प्रयोग किया जाता है, तो भारी जल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी मंदक का मतलब हुआ मॉडरेटर, है ना, और इसका कार्य क्या होता है जी, तो न्यूट्रॉन की गति को कम करना, मंद करना, है ना। वैसे तो हम लोग ग्रेफाइट का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, ग्रेफाइट भी जो है वो भी आपका करेक्ट हो जाएगा। यदि ऑप्शंस में आपको भारी जल ना दिया है तो आप ग्रेफाइट को भी आंसर कर सकते हैं। ठीक है, यानी क्वेश्चन ऐसे रहेगा कि नाभिकीय रिएक्टर में जो है हम लोग भारी जल का प्रयोग करते हैं, किस रूप में करते हैं, तो मंदक रूप में यानी मॉडरेटर रूप में करते हैं। और कभी कभी आपको भारी जल ना देकर यानी ग्रेफाइट भी दे सकता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल रेनफॉल, यानी किसका प्रयोग जो है कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में किसका प्रयोग कृत्रिम वर्षा हेतु किया जाता है। ऑप्शन है सिल्वर आयोडाइड, दूसरा ऑप्शन है मैग्नीशियम क्लोराइड, तीसरा ऑप्शन है सिल्वर नाइट्रेट, चौथा ऑप्शन है सिल्वर क्लोराइड। जल्दी से बता दीजिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, जल्दी बताइए। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में ही पूछा गया है, जल्दी से बता दीजिए। ये पीएमडी का पूछा गया क्वेश्चन है, पैरामेडिकल डेंटल का 2015 में। तो जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो वेरी गुड, क्या हो जाएगा, ऑप्शन है, यानी सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग जो है हम लोग कृत्रिम वर्षा में करते हैं। यानी कृत्रिम वर्षा जब लाना होता है तो हम लोग सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं, समझ गए। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछता हूं, आप लोग रेडी हैं, आप लोग रेडी हैं, सब बताओगे ना, पूछूं मैं क्वेश्चंस, जल्दी से बताइए, यस और नो, आर यू रेडी। मैं पूछूं क्वेश्चंस, यदि आप लोग रेडी हो यस बोल दीजिए एक बार। चलिए वेरी गुड, चलिए मैं पूछता हूं अब क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है फोटो क्रोमेटिक कांच बनाने में किसका प्रयोग करते हैं, जल्दी बताइए। फोटो क्रोमेटिक कांच बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन दे दूं, ऑप्शन दे देता हूं, चलिए। ऑप्शन, पहला ऑप्शन है सिल्वर नाइट्रेट, दूसरा ऑप्शन है सिल्वर क्लोराइड। जल्दी से बताइए क्या होगा। ऑप्शन मैंने दे दिया है, दोनों ऑप्शन है, यानी मैं क्वेश्चन पूछा फोटो क्रोमेटिक कांच बनाने में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं। फोटो क्रोमेटिक कांच बनाने में किसका प्रयोग करते हैं, बताइए। पहला ऑप्शन मैं दिया हूँ सिल्वर क्लोराइड, दूसरा ऑप्शन है सिल्वर नाइट्रेट। तो वेरी गुड, क्या हो जाएगा, सिल्वर क्लोराइड, है ना। सिल्वर क्लोराइड का जो प्रयोग करते हैं हम लोग फोटो क्रोमेटिक कांच बनाने में इसका यूज करते हैं, और इसी को हम लोग हॉर्न सिल्वर के नाम से भी जानते हैं। हॉर्न सिल्वर के नाम से ही हम लोग सिल्वर क्लोराइड को जानते हैं। अब आप लोग बताइए, चलिए एक क्वेश्चन आपसे और पूछता हूँ मैं, बताइए। पोलियो तथा मतदान यानी वोट वगैरह देते हो ना, तो उसमें जो है एक स्याही का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो वो कौन सा स्याही है जी, वो स्याही में क्या रहता है,
यानी पोलियो तथा मतदान में प्रयोग किया जाने वाला जो स्याही में जो बोल सकते हो रासायनिक पदार्थ है वो कौन सा है? पोलियो तथा मतदान में प्रयोग किया जाने वाला जो स्याही में रासायनिक पदार्थ है वो कौन सा है? तो वो सिल्वर नाइट्रेट है। ठीक है, ये भी पूछ लेता है, तो सिल्वर नाइट्रेट है। समझ गए ना? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कनेक्टिव टिश्यू, यानी कौन सा जो है संयोजी उत्तक नहीं है? पहला ऑप्शन है ब्लड, दूसरा ऑप्शन है बोन, तीसरा ऑप्शन है स्किन, चौथा ऑप्शन है कार्टिलेज। है ना? ब्लड का हिंदी क्या होता है? रक्त होता है, सब किसी को मालूम है। बोन का हिंदी क्या होता है? हड्डी होता है, सब किसी को मालूम है। स्किन का मतलब त्वचा होता है। कार्टिलेज का मतलब होता है उपास्थि होता है। ठीक है, तो अब पूछा ये गया आपसे कनेक्टिव टिश्यू कौन सा नहीं है, तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं। तो आप लोग इस तरह याद रखिए, कनेक्टिव टिश्यू जो प्रोटेक्ट करने का काम करता हो, जो सिंथेसिस करने का काम करता हो और जो ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करता हो, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, संयोजिक उत्तक बोलते हैं। है ना? तो ब्लड मेरा क्या है जी? तो ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो ये क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। समझ गए ना? बोन मेरा क्या है? ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है हमारी बॉडी को, तो ये भी मेरा क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। कार्टिलेज ये भी जो है प्रोटेक्ट करने का काम करता है हमारी बॉडी को, तो ये भी कनेक्टिव टिश्यू है। स्किन जो है ये कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, तो इसी का आंसर क्या हो जाएगा? स्किन हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। तो स्किन जो है ये कौन सा टिश्यू है? तो आप लोग को बता सकते हैं, बताइए तो ये कौन सा उत्तक है? जल्दी से बताइए, सब किसी को बताना है। स्किन जो है वो कौन सा उत्तक है? जल्दी बताइए, स्किन कौन सा उत्तक है? तो वेरी गुड, कौन सा उत्तक है जी? तो ये है एपिथेलियल, है ना? एपिथेलियल। ठीक है, एपिथेलियल है, एपिथेलियल टिश्यू है। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तो उपकला बोलते हैं, उपकला उत्तक। समझ गए ना? चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस बताइए तो आप सभी लोग। हाउ मच एनर्जी इज ऑब्टेन फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट? जल्दी बताइए, यानी क्वेश्चन पूछ लिया गया आपसे 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 4 कैलोरी, 9 कैलोरी, 2 कैलोरी या 9 कैलोरी? जल्दी बताओ, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा जो है वो प्राप्त होती है? तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? तो कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से बने कार्बनिक पदार्थ होते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो है इनका निर्माण होता है। ठीक है, ये हम लोगों के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत भी है। ठीक है, तो अब इसका आंसर बता दीजिए। तो वेरी गुड, यानी 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 4 कैलोरी, यानी 4 कैलोरी की ये बराबर होगा। समझ गए ना? अब एक क्वेश्चन इसी बेसिस पे पूछ लिया जाता है कि एथलीट यानी खिलाड़ियों को तत्कालिक ऊर्जा के लिए किस चीज़ का सेवन करना चाहिए? जल्दी बताइए, एथलीट को तत्कालिक ऊर्जा के लिए, यानी एथलीट जो है उसको इंस्टेंट एनर्जी अगर प्राप्त करना होगा तो किस चीज़ का सेवन करे कि उसको तत्कालिक ऊर्जा मिल जाए? तो वेरी गुड, किसका? कार्बोहाइड्रेट का ही प्रयोग। समझ गए ना? तो ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। चलिए एक क्वेश्चंस आप लोग बताइए। क्वेश्चन है 1 ग्राम वसा, 1 ग्राम वसा जो है ये कितने कैलोरी के बराबर होती है? यानी यहाँ पर तो आप बता चुके हैं ना 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितने ऊर्जा के बराबर होती है, लेकिन अब ये भी तो पूछा जा सकता है ना 1 ग्राम वसा जो है कितने कैलोरी के बराबर होती है? तो ये भी आपको नोट करना है। पहले आप लोग बताइए, यानी 1 ग्राम जो वसा है कितने कैलोरी के बराबर होती है? तो 9.3 कैलोरी ऊर्जा के बराबर होती है। समझ गए ना? अब आप लोग तेल मतलब देखे हो, घी देखे हो, वनस्पति देखे हो, ये सब क्या है? ये सब वसा का स्रोत है और वसा में जो है ऑक्सीजन की मात्रा सबसे कम होती है। समझ गए? तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, और यदि चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है? और पिछला जो क्वेश्चंस मैंने पूछा था, 3-4 क्वेश्चंस मैंने पूछे थे, उसमें ऑलमोस्ट सब स्टूडेंट्स ने सही आंसर दिया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा।
चलिए इसी तरह जो है आप लोग आंसर दिया कीजिए अगर मैं कोई भी क्वेश्चंस पूछता हूँ, ठीक है। और तैयारी भी जो है आप लोग कंटिन्यू रखिए, कोई भी अपना पढ़ाई अभी स्किप नहीं करेगा। एग्ज़ाम्स जल्दी ही डीसीसी का जो एग्ज़ाम डेट है वो जल्दी ही आने वाला है। जैसे ही आएगा मैं आप लोगों को ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूंगा। आप लोग फेक वीडियोज़ या फेक चीज़ों पर ज़्यादा फोकस मत कीजिए। यदि आपको डेली चेक करना है तो आप लोग इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाकर चेक कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट क्या है? BCECE, समझ गए ना। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो नोटिस का एक बोर्ड लगा होगा, वहाँ पर आप लोग नोटिस पढ़ के भी जान सकते हो कि आपका एग्जाम